हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरवी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर डीएलएड की क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो विज्ञान या साइंस जिसे कहते हैं उसके कुछ क्लासेस चलाई जा चुकी हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। पहला प्रश्न है, उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर, यहाँ लिख लीजिए, मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। ऑप्शन ए है लेंस की फोकस दूरी पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, ऑप्शन सी है लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेंस से उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। कहाँ पे रखेंगे तो ऐसा प्रतिबिंब बनेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो वह समान आकार का जैसा वस्तु होगा उसी के आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 76 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, वह दर्पण है। वह कौन सा दर्पण है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है कोई भी। बताइए, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है कोई भी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल। अवतल दर्पण के सामने जो है वह व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका सीधा और उससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पीले रंग की तरंग दैर्ध्य, पीले रंग की तरंग दैर्ध्य है, जो पीले रंग का प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? ऑप्शन ए है 4000 एंगस्ट्राम, ये एंगस्ट्राम का सिंबल है। ऑप्शन बी है 5000 एंगस्ट्राम, ऑप्शन सी है 6000 एंगस्ट्राम, ऑप्शन डी है 8000 एंगस्ट्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 6000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में सही संबंध है। ऑप्शन ए है लाल हरा श्वेत, ऑप्शन बी है नीला हरा श्वेत, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है कोई भी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो यहाँ लाल और हरा को मिलाएंगे तो सफ़ेद होगा, ये बताना है। नीला और लाल को मिलाएंगे तो सफ़ेद होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन कुछ गलत हो गए हैं। इसमें एक ऑप्शन बना लीजिए। इसका एक ऑप्शन बना लीजिए आप लोग।
लाल प्लस नीला प्लस हरा, ये तीनों मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? श्वेत। ये एक ऑप्शन मिला लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिए। तो इसमें सही संबंध कौन सा है? यही सही संबंध है। लाल नीला और हरा को मिलाएंगे तो हमें सफ़ेद रंग मिलेगा। अगर हम लाल नीला और हरा को एक साथ मिलाएंगे तो हमें श्वेत प्रकाश मिलेगा। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। यदि लाल यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है तीव्र लाल, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन डी पीला। तो बताइए यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग कैसा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काला। लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाएगा तो उसका रंग काला होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बताइए श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी हरा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्वेत प्रकाश के रंग में किस प्रकाश के रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह न्यूनतम होती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैंगनी। जब श्वेत प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको याद करने के लिए विब ग्योर, इसको याद कर लीजिए। ये है वायलेट, ये है इंडिगो, ये है ब्लू, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये रेड। जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है वह वायलेट का होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वह रेड कलर के प्रकाश का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगा? मानव के नेत्र में रेटिना होती है, उसके किस स्थान पर जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा बनेगा तो वह हमें दिखाई नहीं देगा? तो ऑप्शन ए है पीत बिंदु, ऑप्शन सी है रेटिना, ऑप्शन बी है अंध बिंदु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रेटिना के किस स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा तो वह हमें दिखाई नहीं देगा? तो इसका सही आंसर होगा अंध बिंदु। जो रेटिना होता है उसमें एक स्थान होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वह हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अंध बिंदु पर जो है ऑप्टिक नर्व नहीं पाई जाती हैं और ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है सिग्नल हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में दिखाई देता है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो है बनता है वह दिखाई देता है। पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वह हमें दिखाई देता है। इसका सही आंसर होगा अंध बिंदु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है मानव नेत्र में अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है। मानव नेत्र में अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का आंख द्वारा समंजन, ऑप्शन बी है नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकना, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, ऑप्शन डी है नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव नेत्र में अस्पष्ट प्रतिबिंब बनने का क्या कारण है?
तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यह क्यों होता है? हमारी आंखों की जो एक समंजन क्षमता होती है, यह एक ऐसा गुण होता है जिससे वह प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने के लिए वह अपने नेत्र की लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा लेती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, पेचिस नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? डिसेंट्री जिसे पेचिस कहते हैं। ऑप्शन ए है फैलवी वायरस, ऑप्शन बी है नीमेटोड, ऑप्शन सी है ईस्ट, ऑप्शन डी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो बताइए पेचिस जो होता है वह कौन से सूक्ष्म जीव होता है इसके द्वारा हमारे शरीर में पेचिस नामक रोग होता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो जिसके द्वारा हमारे शरीर में पेचिस नामक बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर है। यहाँ कुछ गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिए। उसका जो उस वस्तु पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है और उस वस्तु का भार जो है दोनों आपस में बराबर हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है वस्तु जल में डूब जाएगी, ऑप्शन बी है वस्तु सतह पर तैरेगी, ऑप्शन सी है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, ऑप्शन डी है वस्तु सतह के नीचे छुपी हुई तैरेगी। यहाँ पर जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल है और उस वस्तु पर जो भार है, वस्तु का भार जो है दोनों आपस में बराबर है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वस्तु का भार जो और उत्प्लावन बल दोनों बराबर है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 84। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु सतह पर तैरेगी। उत्प्लावन बल क्या होता है? इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो उत्प्लावन बल की खोज आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्क आर्किमिडीज ने इस बल की खोज की थी। कोई भी वस्तु जो है हम उसको द्रव में अगर छोड़ेंगे तो उस वस्तु द्वारा द्रव का कुछ मात्रा हटाई जाती है, जिससे वह वस्तु डूबती नहीं। उसके जो घनत्व होता है उस पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऊष्माधारिता का मात्रक है। ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है कैलोरी पर मीटर, ऑप्शन सी है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन डी है किलोग्राम पर मीटर। तो बताइए
ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? ऊष्माधारिता क्या होता है? ऊष्माधारिता किसी भी पदार्थ के एकांक जो उसकी मात्रा होती है, उसके उसके एकांक मात्रा के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वह उसकी ऊष्माधारिता होती है। तो ऊष्माधारिता की जो मात्रक है वह है कैलोरी। ऑप्शन ए कैलोरी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कंडुआ। कंडुआ रोग है एक। कंडुआ रोग जो है वह लगता है, कौन सी फसल है जिसमें कंडुआ रोग लगता है? ऑप्शन ए है नींबू में, ऑप्शन बी है आलू में, ऑप्शन सी है गेहूं में, ऑप्शन डी है लौकी में। तो बताइए कंडुआ रोग किस में लगता है? गेहूं में लगता है, लौकी में लगता है, आलू में लगता है कि नींबू में लगता है? इसका सही आंसर होगा गेहूं में। गेहूं जो होता है उसमें जब कंडुआ रोग लग जाता है तो उसका विकास रुक जाता है, तो जिससे उसके पैदावार में काफ़ी गिरावट होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। प्रतिजन। प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। बताइए प्रतिजन निम्न में से किस रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है श्वेत रुधिर कणिका, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है लाल रुधिर कणिका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रतिजन। प्रतिजन जो है हमारे रुधिर की कोशिका भित्ति पर चिपकी होती है, वह कहाँ चिपकी होती है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है श्वेत रुधिर कणिका, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है लाल रुधिर कणिका। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग है जिसमें पानी, इसमें पानी होता है, प्रोटीन होता है और और बहुत से अन्य पदार्थ होते हैं। श्वेत रुधिर कणिका जो होती है इसको WBC कहा जाता है। यह जो है हमारे शरीर में, शरीर को जो रोगाणु होते हैं उनसे सुरक्षा करता है। प्लेटलेट जो होता है यह रुधिर का थक्का जो बनाता है वह प्लेटलेट्स का काम होता है। और RBC जो होता है यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन, O2 और CO2 इसका परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर होगा जो प्रतिजन पाया जाता है वह RBC की कणिका जो होती है उस पर पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर होगा लाल रुधिर कणिका जिसको हम RBC के नाम से जानते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है, कुछ ऑप्शंस गलत लिखे गए हैं, इसको सही कर लीजिए। ऑप्शन ए, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा। इसको सही कर लीजिए।
इसको बा बना लीजिए, इसको सा बना लीजिए, इसको दा बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अवलंबित बल को क्या कहते हैं? हमको लग रहा है इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। एक बार प्रश्न को देखते हैं। एक ऑप्शन इसमें सही कर लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू F/A। इस यह फार्मूला होता है इसका, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसका ऑप्शन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हो गया है, इसको भी सही कर लीजिए। इसका पहला ऑप्शन बना लीजिए। लकड़ी का कोयला। ऑप्शन आ बा सा। बा है, इसमें बना लिए जंतु चारकोल। चलिए देखते हैं। चीनी चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए प्रयुक्त होता है। चीनी का जो उद्योग होता है उसमें जो गन्ने का रस होता है उसको रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लकड़ी का कोयला, ऑप्शन बी है जंतु चारकोल, ऑप्शन सी है शुगर चारकोल, ऑप्शन डी है लैंप ब्लैक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चीनी के उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जंतु चारकोल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? बताइए घड़े में रखा हुआ पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? ऑप्शन ए है संवहन, ऑप्शन बी है चालन, ऑप्शन डी है क्वथन। इसको क्वथन बना लीजिए। ऑप्शन डी है वाष्पन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? घड़ा जो होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा जो है पानी का वाष्पन होता है। इसी के द्वारा जो है घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन डी वाष्पन। वाष्पन इज राइट आंसर। वेपोराइजेशन जिसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? ऑप्शन ए है शैक्षिक समिति, ऑप्शन बी है शैक्षिक कार्यक्रम, ऑप्शन डी है ऑप्शन बी शैक्षिक उपग्रह, ऑप्शन डी है शैक्षिक प्रबंधन। बताइए एजुसेट क्या है। एजुसेट एक प्रकार का उपग्रह है जिसका पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट।
एजुकेशनल सैटेलाइट। क्या है एजुकेशनल सैटेलाइट? ये इसका पूरा हिंदी में नाम होता है शैक्षिक उपग्रह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एजुसेट जो है एजुकेशनल सैटेलाइट है, या एजुकेशन में हेल्प बहुत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र, पत्ती में जो एक स्टोमेटा है जिसको रंध्र कहते हैं, वह पाया जाता है तो उसकी स्थिति कहाँ होती है, यह हमको बताना है। ऑप्शन ए है पत्ती की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी है निचली सतह पर, ऑप्शन सी है डंठल पर, ऑप्शन डी है पर्णाधार पर। तो बताइए, पत्ती में रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा वेपराइजेशन की या वाष्पीकरण की क्रिया होती है, तो वह रंध्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी है निचली सतह पर, ऑप्शन सी है डंठल पर, ऑप्शन डी है पर्णाधार पर। इसका सही आंसर होगा निचली सतह पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो जलीय पौधे होते हैं उन पर जो या रंध्र या स्टोमेटा होता है वह ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ऊपरी सतह पर किसमें पाया जाता है? जलीय पौधों में। जैसे कमल का फूल हुआ, सिंघाड़ा हुआ, ये सब जलीय पौधे हैं। इनकी जो पत्तियां होती है नीचे नीचे की तरफ जो होती है, पानी में पानी की सतह से एकदम लगी हुई होती हैं, तो उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, तो इस रंध्र जो होता है इसके ऊपरी सतह पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाब अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 93। दाब अधिक होता है। ऑप्शन ए है बैठने पर, ऑप्शन बी है एक पैर से खड़ा होने पर, ऑप्शन सी है दो पैर से खड़े होने पर, ऑप्शन डी है लेटने पर। तो बताइए कौन सी स्थिति होगी जहां पर दाब अधिक होगा। अभी एक फार्मूला बताए थे इसके पहले, P इक्वल टू F/A। ये है प्रेशर, ये है फोर्स, और ये है एरिया। देखिए यहाँ पर जो दाब है, प्रेशर, वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे यह हमें पता चलता है कि दाब जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब जो है कम लगेगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। तो देखिए, अगर हम बैठेंगे तो क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा होगा, और एक पैर पे खड़े होंगे तो क्षेत्रफल जो है कम होगा, और दो पैर पर खड़े होंगे तो एक पैर की अपेक्षा दो पैर पर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और लेटेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा। तो इसमें पूछा है दाब अधिक होगा। तो जब क्षेत्रफल सबसे जहाँ कम होगा, जिस स्थिति में, उस स्थिति में दाब सबसे अधिक होगा। तो किस स्थिति में क्षेत्रफल सबसे कम है? जब हम एक पैर पे खड़े होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है नमक, ऑप्शन डी है कोयला। तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है नमक, और ऑप्शन डी है कोयला। इसका सही आंसर जो होगा नमक, यह होता है NaCl। इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। यह सोडियम और क्लोरीन के अणु से मिलके बना होता है। चीनी में भी कार्बन पाया जाता है, C6H12O6। चीनी, नहीं 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 नहीं, ये फार्मूला नहीं है इसका। चीनी का फार्मूला जो है
C11H22O11 है। और रोटी कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे होता है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। कोयला तो कोयला कार्बन से ही है ही उसका अपर रूप। तो इसमें सही आंसर होगा नमक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। जो ध्वनि की चाल होती है वह सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्रव में होती है, ऑप्शन सी गैस में होती है, या ठोस व द्रव दोनों में होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है किस में? ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है। ठोस जैसे स्टील हुआ, स्टील में इसकी जो चाल है सर्वाधिक होती है। स्टील में ध्वनि की चाल जो है वह 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो द्रव में होता है, जैसे पानी मान लीजिए, इसमें जो ध्वनि की चाल होती है वह 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। और गैस जो होती है, गैस जैसे हवा मान लीजिए, हवा में जो ध्वनि की चाल है वह है 346 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? ठोस में होती है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, या किसने बताया? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है सीवी रमन ने, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन डी है एस एन बोस ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी जो है कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर नीचे की ओर खींचती है, या किसने बताया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। आप लोग एक कहानी सुने होंगे। न्यूटन जी एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल ऊपर से नीचे गिरा। वहीं से इन्होंने इसकी खोज की कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जिससे वह सभी वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कुम्हार के चाक की गति होती है। कुम्हार के चाक की गति होती है। ऑप्शन ए है घूर्णन, ऑप्शन बी है सरल रेखीय गति, ऑप्शन सी है वृत्तीय, ऑप्शन डी है दोलन गति। तो बताइए पृथ्वी, नहीं, कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है? कुम्हार जो है, जो बर्तन बनाते हैं, मटका, कुल्हड़, गिलास, मिट्टी का, तो उसके वो एक चाक होता है, उस वह कौन सी गति होती है? वो घूमता रहता है गोल गोल। वह एक धुरी के, उसकी एक धुरी होती है, उसके पहिता वह घूमता रहता है। तो वह घूर्णन गति करता है। कौन सी गति करता है? घूर्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 98, सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है। ऑप्शन ए है 0 से 5 मीटर, ऑप्शन बी है 1 से, ये 1 पॉइंट है, 1 मीटर से 30 मीटर, ऑप्शन बी है 1 से 30 मीटर, ऑप्शन
सी है 3 से 30 मीटर, ऑप्शन डी है 30 मीटर से अधिक। तो बताइए सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो सामान्यतः वृक्ष होते हैं हमारे आसपास बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी जो लंबाई होती है सामान्यतः 3 से 30 मीटर तक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सरौता, ऑप्शन बी है सीढ़ी, ऑप्शन सी है नेल कटर, ऑप्शन डी है हैंड पंप। तो बताइए प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है उत्तोलक, बताइए। उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, जो इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हैंड पंप। हैंड पंप जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। जो नील कटर है यह जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। यह सीढ़ी है, यह उत्तोलक के अंतर्गत नहीं आएगा। सरौता जो है, सरौता द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत जो है हैंड पंप आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग होते हैं, ऑप्शन ए है अति आवश्यक, ऑप्शन बी है आवश्यक, ऑप्शन सी है अनावश्यक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स जिसे कहते हैं, यह कैसे होते हैं? हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं या अनावश्यक होते हैं या अति आवश्यक होते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अवशेषी अंग जो होते हैं हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में इसका उपयोग होता था और आज के समय में इसका उपयोग जो है नहीं होता है। यह हमारे शरीर में बहुत ही कम, जिसका बहुत ही कम मात्रा हो वैसे हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसे होता है कशेरुक पूंछ होता है हमारे शरीर के अंतर्गत, निमेशक पटल होते हैं और कृमि रूप परिसेचका होती है जो हमारी आंत में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, निमेशक पटल जो है या जलीय जीवों के अंतर्गत पाई जाती है, जो आँख के ऊपर एक पतली पन्नी की लेयर झिल्ली बना लेती है जिससे पानी हमारे आँख के अंदर नहीं जाता है। और कृमि रूप पैसेज क्या होती है, यह जो है सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करती है। और पूंछ जो होती है, पूंछ जानवरों में पाई जाती है। हमारे शरीर में निमेशक पटल एक अवशेषी अंग के रूप में है। कीम रूप परिसेचका जो है हमारे शरीर में सेलुलोज के पाचन का कोई काम नहीं है, यह हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। और पूंछ भी हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है। अवशेषी अंग जो होते हैं हमारे शरीर में इनका कोई काम नहीं है, वही अवशेषी अंग होते हैं, यह अनावश्यक होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 101। ध्वनि तरंगे होती हैं, तो बताइए ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। ऑप्शन ए है केवल अनुप्रस्थ, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन सी है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों, ऑप्शन डी है केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। बताइए ध्वनि तरंगे कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है इनके संचरण के लिए ध्वनि जो अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आएगी, और जो प्रकाश होता है वह अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती है। प्रकाश, इसमें जो है अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं उनमें संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में इनका संचरण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल अनुदैर्ध्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम का कण होता है वह उन कैसे उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए है तरंग की गति की दिशा के लंबवत, तरंग गति की दिशा के लंबवत, ऑप्शन बी है तरंग गति की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर, ऑप्शन सी है तरंग गति की दिशा के समांतर, ऑप्शन डी है कण कंपन नहीं करते हैं। अगर कण कंपन नहीं करेंगे तो तरंगे उत्पन्न ही नहीं होंगी। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 102। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम के कण उत्पन्न होते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तरंग गति की दिशा के लंबवत। सीरीज में जो है बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, तो थोड़ा संभाल के उसका यूज करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, प्रश्न संख्या 103। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन दो बार हो गया, इसके पहले भी यही क्वेश्चन था। हम्म, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती हैं। पानी में जो पत्थर हम फेंकते हैं तो पानी में एक लहर जैसी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वह कैसी होती है। ऑप्शन ए है केवल अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी है केवल अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो पानी में हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 105। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 1 घंटा, ऑप्शन बी है 12 घंटा, ऑप्शन डी है 24 घंटा, ऑप्शन लास्ट है 1 मिनट। बताइए घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल क्या होता है, ये पूरा एक चक्कर यहाँ से शुरू होगा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे वापस आएगा, यही पूरा एक चक्कर होगा। क्या है, पेंडुलम है ये। तो बताइए
घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल कितना होता है। घड़ी वाली सुई सुई मान लीजिए यहाँ पे है 12 पे, तो यार चलते 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 दोबारा जब 12 पे जाएगी तभी वह एक चक्कर पूरा करेगी। तो यहाँ से शुरू होके फिर वहाँ पर 12 पे पहुँचेगी तो कितना समय लगेगा, पूरा 60 मिनट। कितना समय लगेगा, 60 मिनट। तो इसका आवर्तकाल कितना होगा, 60 मिनट या 1 घंटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। घड़ी की जो मिनट वाली सुई होता है उसका आवर्तकाल 1 घंटा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कण का आवर्तकाल ये 0.02 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी। ऑप्शन ए है, इसमें ऑप्शन कुछ गलत हो गए हैं, थोड़ा सही कर लीजिए। 0.02 प्रति सेकेंड और 100 प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी है 50 प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी है 2 प्रति सेकेंड। जो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। तो इस फार्मूले से इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 50 प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर होगा 50 प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। किसी तरंग के आवर्तकाल तथा आवृत्ति में संबंध होता है। किसी तरंग के आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए है T=Tn है, T=1। कुछ ऑप्शन गलत हो गए हैं, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे होगा n×T²। और यहाँ पे होगा देखिए ऑप्शन ए है n×T का स्क्वायर, यहाँ T² होगा। ऑप्शन बी है n×T=1। ऑप्शन बी होगा n/T=1। ऑप्शन डी होगा n² × T=1। इसका जो अभी इसके पहले हम फार्मूला बताए थे वही है। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। n=1/T या फिर इसको n×T=1 मान लेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए है आयाम। ऑप्शन बी है अर्ध आयाम। ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन डी है अर्ध तरंग दैर्ध्य। बताइए, अनुप्रस्थ तरंगें होती है वो चलती हैं तो उसमें श्रृंग और गर्त बनता है। तो दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वह क्या होती है, बताइए। आयाम कहलाती है, तरंग दैर्ध्य या अर्ध तरंग दैर्ध्य या अर्ध आयाम।
तो इसका सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। जो दो श्रृंग होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान मापने की जो विभाजन स्केल होता है वह क्या होता है? जो डॉक्टर लोग थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें तापमान का विभाजन होता है, वह कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑप्शन ए है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो सही ऑप्शन होगा 109 क्वेश्चन में वह होगा ऑप्शन सी 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में, ऑप्शन बी है कवक में, ऑप्शन सी है विषाणु में, ऑप्शन डी है वनस्पति कोशिका में। तो बताइए क्लोरोप्लास्ट जो है वह किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, विषाणु में पाया जाता है, या फिर पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका जिसको कहते हैं उसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। किसमें पाया जाता है? वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है पर्णहरिम इसको कहते हैं। इसके द्वारा जो है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे वह भोजन का निर्माण करते हैं और स्वपोषी होते हैं। और जंतु जो है परपोषी होते हैं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी है सैमुअल मोर्स। तो बताइए टेलीफोन का जो आविष्कार किसने किया था? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जो थे उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्किमिडीज अभी बताए थे, इसको उत्प्लावन बल के इन्होंने उत्प्लावन बल जो था उसके बारे में बताए थे। उत्प्लावन बल के बारे में इन्होंने बताया था। न्यूटन जो बताए थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के जो है उसकी खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 112 नंबर प्रश्न। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन ए है काजल, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन बी है जंतु चारकोल, ऑप्शन बी है हीरा। तो बताइए कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के रूप पाए जाते हैं। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन डी हीरा। हीरा जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और जो काजल है इसमें भी कार्बन पाया जाता है। कोयला कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बस आज 112 क्वेश्चन थे। इसके आगे जो है अगली क्लास में फिर से पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी कमियां हों उसको कमेंट में बताते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।